बच्चों, कल आपकी क्लास 7 की हिंदी की एग्ज़ाम है। उसके लिए सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट। और खान पान की बदलती तस्वीर, मैं इसे रीडिंग करती हूँ, पूरा चैप्टर रीड कर देती हूँ और इसमें जो मौजूद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको मैं आपको हाईलाइट करके बता देती हूँ। और मेरी क्लास में तो मैंने नोट्स के रूप में बहुत कुछ दिया है, बाकी सेक्शन के बच्चों को भी इसका फ़ायदा हो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और जो मेरे बच्चे, मेरी क्लास के बच्चे जो एब्सेंट थे या जिन्होंने अच्छी तरह से लिखा नहीं, उनको भी फ़ायदा होगा। तो शुरू करते हैं। खान पान की बदलती तस्वीर। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया। कितने वर्षों में? 10-15 वर्षों में। स्पेलिंग भी ध्यान रखना है। इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। तो दक्षिण भारत के भोजन के नाम क्या है या व्यंजन के नाम क्या है? इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम। इनकी स्पेलिंग भी प्रैक्टिस कर लेना। ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है। और तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। उत्तर भारत की कौन सी संस्कृति ज़्यादा प्रसिद्ध है? ढाबा संस्कृति। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। तो भारत में, उत्तर भारत में खाने वाले व्यंजनों के नाम क्या है? रोटी, दाल, साग। फास्ट फूड, जिसका दूसरा एक नाम है तुरंत भोजन, का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। मान लो प्रश्न आ गया कि फास्ट फूड के 2 उदाहरण दो, तो बर्गर और नूडल्स इसके बेस्ट एग्जाम्पल हो गए। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज़ नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे, यानी सबको जानने लगे हैं। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से कम बच्चे, बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार भी अब तक भले ही मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित यानी एडवर्टाइजमेंट रूप तेज़ी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। गुजराती ढोकला, गठे भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। अब केवल गुजरात में जाकर इनको खाने की ज़रूरत नहीं है, हर जगह मिल सकते हैं। तो गुजरात का फेमस खाना क्या है? ढोकला और गाठिया। स्पेलिंग भी याद रखना। और बंगाल की मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है। तो बंगाल में क्या फेमस है? रस भरी मिठाइयाँ। बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, तो रस भरी मिठाइयाँ यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं। और मध्य वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। कुछ चीज़ें और भी हुई है। मसलन मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अंग्रेज राज तक जो ब्रेड केवल सब्जी ठिकानों तक सीमित थे। तो इससे पहले, आज से पहले कई वर्ष, 10-15 वर्ष पहले ब्रेड जो थे केवल अंग्रेज़ लोग खाते थे। ये बड़े लोग हैं, इन्हीं तक सीमित थे। मगर आज ऐसा कुछ नहीं है, ये कस्बों तक पहुंच गई है, यानी गांवों तक पहुंच गई। और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी और तली जा रही है। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, यानी न्यू जनरेशन है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन यानी लोकल फूड तो अब घटकर कुछ ही चीज़ें तक सीमित रह गई है। बम्बई की पाव भाजी, तो बम्बई का खाना कौन सा प्रसिद्ध है? पाव भाजी। दिल्ली के छोले कुलचे, इनको याद रखना। दुनिया की पहले की तुलना में बढ़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की तुलना में छोटी हुई है। जानकार ये भी बताते कि मथुरा के पेड़े, तो मथुरा में कौन सी चीज़ प्रसिद्ध है? पेड़े। और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही, यानी जो चीज़ें बची भी हुई है उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ गया। पहले जैसा स्वाद नहीं रहेगा, पहले जैसे चीज़ें उनमें नहीं डाली जाती। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों, खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणी या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छिलना, फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य हो गया है। क्योंकि पहले की लेडीज़ लोग काम नहीं करती थी, तो घर में बहुत तरह के कुछ बना लेती, जैसे खरबूजे के बीज सुखाना, फिर उनसे मगज़ वगैरह तैयार करना। मगर अब लेडीज़ काम करने लगी, उनके पास टाइम कम है, बच्चों की परवरिश भी करनी होती है, ड्यूटी में भी जाना होता है, घर का काम भी संभालना होता है, इसलिए खाने पाने की चीज़ बनाने में अब रेडीमेड खाने की आदत पड़ गई है। यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे या देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती है। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है, उसे देखते हुए ये स्थिति स्वाभाविक लगती है।
फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग बनाना भी चाहे तो रेडीमेड मिल जाता है। जैसे पिठा बनाने में घर का बनाया हुआ पिठा बड़ा स्वादिष्ट होता है, लेकिन अब घर में बनाने में इतने व्यंजन लगते हैं, इतना चीज़ लगता है और इतना वक्त लगता है कि लोग रेडीमेड लाना ज़्यादा पसंद करते हैं। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता था, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। मेवा मीन्स ड्राई फ्रूट्स वगैरह। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, मिश्रित संस्कृति मतलब यहाँ का भी खाना खा लो, बम्बई का भी खा लो, दिल्ली का भी खा लो, दक्षिण भारत का भी खा लो, उत्तर भारत का, तो मिश्रित बन गई है, यानी सब जगह का मिक्स्ड। इसके अपने सकारात्मक पहलू भी हैं, पक्ष भी है। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियाँ उपलब्ध है। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों के ऊपर जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से उन्हें किसी खास रूपों में, क्योंकि ये भी एक सच्चाई कि विविध व्यंजन उन्हें निखालिश रूप में उपलब्ध नहीं है। निखालिश मीन्स प्योर रूप में उपलब्ध नहीं है। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया सिलसिला शुरू हुआ, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें एक स्थान से दूसरे प्रदेश में पहुंची है। तो खान पान की चीज़ें एक स्थान से दूसरे प्रदेश में कैसे पहुंच गई? लोगों की नौकरियां एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होके गई। तो लोग आंध्र प्रदेश के लोग असम आ गए, तो यहाँ रह के असम के लोगों का खाना देखा। असम के लोग आंध्र प्रदेश में ट्रांसफ़र होकर चले गए, तो वहाँ के लोगों को देखा तो वो सीख गए, है ना। बड़े शहरों के मध्यवर्गीय स्कूल में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन खुलते हैं, तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। तो जब टिफ़िन खुलते हैं तो वहाँ हर कम्युनिटी के बच्चे होते हैं, अलग अलग खाना लेके आते हैं। एक दूसरे को बच्चे जानते हैं, खाते हैं, टेस्ट करते हैं, बड़ा अच्छा लगा, तारीफ़ करते हैं, फिर अपने घर में बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हमें व्यंजन विविधता का जानने को मौका मिलता है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज मिल सकते हैं। तो खान पान से राष्ट्रीय एकता कैसे निर्भर करती है? क्योंकि एक दूसरे का खाना हम पसंद करते हैं, एक दूसरे की चीज़ हम खाना चाहते हैं, तो इसमें हमें एकता मिलती है, एकता की वृद्धि होती है और एकता से राष्ट्रीय एकता के निर्माण होता है। बीज भली भांति सभी अंकुरित होंगे तब हम खान पान से जुड़ी हुई चीज़ें दूसरों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली, बानी, भाषा भूषा आदि को किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे तो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है ना। तो मसलन हम बोली बाली, भाषा भूषा आदि को किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। अब खाना पीना ही नहीं, वो क्या पहनते हैं, वो कैसे त्यौहार मनाते हैं, उनकी वेशभूषा क्या है, ये सब भी हमें जानने को मौका मिलता है। तो एक दूसरे से सब चीज़ें जुड़ी हुई है। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है। स्थानीय व्यंजन मीन्स लोकल फूड, पुनरुद्धार मीन्स फिर से उन्हें फोकस में लाना है, जिन्हें हम एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। एथनिक मीन्स अब वो इकलौते रह गए हैं। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटल के पाचार्थ नहीं छोड़े दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटल में वे कभी कभार मिलते रहे हैं, पर घरों बाजारों से गायब हो जाए, ये तो एक दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब शहरों में अब बाज़ारों से गायब हो रही है। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजन की दुर्गति हो रही है और इस सब का मेन कारण है महंगाई। इस सब का मेन अचरज नहीं है कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, अब उन्हें हम खास दुकानों में तलाशा जाता है। ये भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया कि हम ये खाएंगे तो लोग हमें गंवार समझेंगे, इसलिए हमने छोड़ दिया। और पश्चिम की नकल में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें अपना लिए। पश्चिम मीन्स ब्रिटिश, जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। जैसे ब्रेड खाना, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, उसकी तुलना में अगर रोटी खाएंगे तो ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। ये भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में कई बड़ी चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रतिभोजन और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती है, उनका स्वाद गड़बड़ होता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है, हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं।
हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह की और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि ये और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना जरूरी है। प्रयाग शुक्ल। अब प्रश्न है, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? भाई खान पान की मिश्रित संस्कृति में तो सभी जगहों के खानों को एक साथ मिला लो, खान पान की मिश्रित संस्कृति बन गई। अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें कि हमने पड़ोसी हमारे घर में एक सपोज हमारे घर के पास एक आंध्र प्रदेश का आदमी रहता है, तो हम उसके घर में गए, अपना खाना उनको दिया, उनका खाना हमने लिया, तो एक्सचेंज ऑफ खाना हो गया। तो इस तरह से मिश्रित संस्कृति का एक अच्छा खासा उदाहरण भी बन गया। खान पान में बदलाव के कौन से फ़ायदे हैं? खान पान में बदलाव के ये फ़ायदे कि हम उसके दूसरे प्रदेशों की संस्कृति है ना, रीति रिवाज, पहनावा, एकता, यूनिटी, स्वभाव आदि जानते हैं। फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? क्योंकि ये जो फ़ायदे हैं वो नई जनरेशन के लिए ज़्यादा हो रहे हैं, और नई जनरेशन क्या है, पुराने अपने अतीत अपने लोकल फूड को छोड़कर नई चीज़ों को अपनाने में मग्न है, इसलिए चिंतित है। खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? स्थानीयता का अर्थ है कि स्थान विशेष का भोजन, यानी एक जैसे सपोज असम का खाना राइस है, पिठा है, मछली है वगैरह, है ना। उसी तरह से बंगाल का खाना कुछ अलग है, राजस्थान का कुछ अलग है। तो ये राजस्थान का जो स्थानीय भोजन है वो राजस्थान का स्थानीय भोजन कहलाएगा, लोकल फूड कहलाएगा। असम का लोकल फूड अलग है, हर प्रदेश का अलग है, हर स्टेट का अलग है। इस तरह ये चैप्टर मैं समाप्त करती हूँ, और बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो करूँगी तो ये अपलोड होना मुश्किल है, और आप सुनने में भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं आपसे विदा लेती हूँ उम्मीद के साथ कि आपको ये अच्छा लगेगा और समझ में आएगा, कल आपका इस वीडियो का भरपूर यूज़ कर सको, है ना। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।